Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन में हम जो पिछली वीडियो रही है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, इम्पोर्टेंट रूल देखे थे जो संबंधित थे प्रोनाउन से। और हमने जैसा बताया था आपको कि ये वो रूल है जिसके आधार पर न केवल हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बल्कि एक बार पूरे संपूर्ण जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का रिवाइज भी हो जाएगा। एक बार रिपीट भी हम कर लिए हैं। आइए देखते हैं जो ये 9 नंबर की एक्सरसाइज है, इसे सॉल्व करते हैं कि इस 9 नंबर की एक्सरसाइज में क्या है। सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है करेक्ट मतलब होता है सही करना, सही करना। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, नीचे दिए गए वाक्य हैं, उन वाक्यों को सही करना है। और इसमें अभी जब हम एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएंगे क्या इसमें मिस्टेक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में वन शुड लव हिज कंट्री। तो हमें यहाँ पे मिस्टेक क्या है? यहाँ हिज मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? जब हमने वन से संबंधित रूल पढ़ा था मित्रों, तो वन से संबंधित इसमें बताया था कि जब ये जब प्रोनाउन आता है तो इसका मतलब होता है, इसका सेंस आता है कोई व्यक्ति के लिए आता है, कोई व्यक्ति होता है। तो अच्छा, इसके साथ ही साथ इसका हमने देखा था कि अगर रिफ्लेक्सिव या पोजीशन चूज करना होगा तो वन का वंश होता है ना कि हिज और होता है, और यही गलत है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से, वन शुड लव वंस कंट्री, वंस, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री। तो ये रहा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आए होंगे क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, लिखा है मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कैन लाफ। व्यक्ति केवल एक ऐसा प्राणी है, क्रिएशन मतलब होता है प्राणी, और वाली मतलब सिर्फ या मात्र या केवल, और हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, जो कि अर्थ होगा कैन लाफ मतलब हंसना होता है, हंसना। तो मनुष्य सिर्फ ऐसा प्राणी है, केवल एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? इस रिलेटिव प्रोनाउन में मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? जब हम पढ़ रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर द ओनली जो है अगर आता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हु का। तो यहाँ पे क्या होगा? हु के बजाय यहाँ दैट हो जाएगा और सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा कि मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन लाफ, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि मनुष्य सिर्फ ऐसा प्राणी है जो कि हंस सकता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिखा है दे हु ईट एन एप्पल और डे कीप द डॉक्टर अवे। कह रहा है कि दे मतलब होता है वीक, और ईट मतलब होता है खाना, एप्पल मतलब सेब, खाने वाला सेब, डे मतलब दिन, और कीप अवे मतलब दूर रखना, दूर रखना या रहना, दूर रहना या रखना। तो दे ईट एन एप्पल और डे, वे जो एक सेब खाते हैं, एक दिन में एक सेब खाते हैं, कीप द डॉक्टर अवे, वे डॉक्टर से दूर रहते हैं। अर्थात क्या है कि एप्पल खाते हैं उसमें ऐसे सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे हमारे बॉडी की पूरी तरह से जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। इस तरह से हम सभी बीमारियों से बच जाते हैं, और जब हम सभी बीमारियों से बचे रहेंगे तो डेफिनेटली हम डॉक्टर से दूर रहेंगे, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस जो है वो बनेगा
जैसे है बनना क्या इसमें, ये सेंटेंस बिल्कुल देखेंगे आप, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं है। दे हु, और हु जो लगा है नेगेटिव प्रोनाउन, ये दे है, दे किसी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो, और जो रिलेटिव प्रोनाउन अगर इसके वर्ग के पहले आया हुआ है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और हु जो है सब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी रखा गया है। तो ये दे हु ईट एन एप्पल, और दे कीप द डॉक्टर अवे। और एक क्वेश्चन पूरी तरह से सही है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इस तरह से हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ के सॉल्व कर दिए। अब अगले नंबर का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। लिखा हुआ फोर्थ वाले क्वेश्चन में आई वॉट अ पेन, आई वॉट अ पेन, आई वॉट मतलब होता है खरीदना, पेन मतलब कलम, फॉर मतलब के लिए 50 रुपए की, एंड सोल्ड द सेम एट सम प्रॉफिट। कह रहा कि आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदी, फॉर रुपी 50, फॉर 50 रुपए में एक कलम खरीदी, एंड सोल्ड द सेम, और ये सोल्ड द सेम, और उसको सेम एट उसी रेट में सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट के हिसाब से उसको बेच दिया। तो यहाँ जो सोल्ड किया है, सोल्ड किसको कर रहा है, इस कलम को कर रहा है, कुछ प्रॉफिट पे कर रहा है। तो इस कलम के लिए ये रेशियो है, इसके लिए इट का इस्तेमाल होगा, और यहाँ सेम नहीं होगा। सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, आई बॉट अ पेन फॉर 50 and sold it at some profit। और एक सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ सेम नहीं प्रयोग होगा। हम बेच किसको रहे हैं, पेन को, और जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर न्यूट्रल जेंडर में आता है, हम कुछ यूं कहें। और न्यूट्रल जेंडर के लिए आपको मालूम है हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन इट का, और यही इट वहां पे इस्तेमाल होगा, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, और फिफ्थ है, ही इज वन ऑफ दोज हु कैन सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, लाइफ मतलब जीवन, कंट्री मतलब देश, फॉर मतलब के लिए, फिर मतलब अपने, वो मतलब जो कि, दोज मतलब वे, जो ये क्या है, दोज जो दैट का प्लूरल है, वन। तो ये है सेंटेंस मित्रों कि शी इज वन ऑफ दोज, वह उन लोगों में से एक है, हु कैन सैक्रिफाइस, जिसने बलिदान कर दिया, हिज लाइफ अपने जीवन को, फॉर द कंट्री, दे अपने देश के लिए। तो ये सेंटेंस कुछ लॉन्ग होगा, इसमें मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक है मित्रों इसमें जहां पे हिज लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए आप, जो दोज है, हमने नियम पढ़ा था अभी पिछली वाली वीडियो में कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है या फिर उस प्रोनाउन होता है, वो टोटली डिपेंड करता है उसके पूर्व में आने वाला जो एंटीसीडेंट होता है उसके। तो यहाँ जो हिज है, हिज दीज है, यहाँ पे दोज लिखा हुआ है, तो दोज के अनुसार आएगा। तो यहाँ हो जाएगा कुछ सेंटेंस इस तरह। और कंट्री का मतलब होता है देश,
तो इससे संबंधित हम रूल बताए थे मित्रों कि अगर वन ऑफ आता है तो इसके पश्चात जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। और इसके पश्चात जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो और उस रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात अगर वर्ब का देखना हो तो वो प्लूरल नंबर में होती है। खैर यहाँ पे जो कैन लिखा है मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो अगर यहीं पे ये ऑक्सिलरी वर्ब होती तो ऑक्सिलरी वर्ब में ये प्लूरल में होती, जो भी प्लूरल नंबर की क्रियाएं होती हैं वो होती। खैर यहाँ दिया नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पे मित्रों, यहाँ दीजिए क्यों। और ये क्वेश्चन हिज में मिस्टेक है, सही होगा कैसे कि ही इज वन ऑफ दोज हु कैन sacrifice their lives for the country। और क्वेश्चन सही हो जाएगा कि इज वन ऑफ दोज हु, उनमें से एक है हु कैन सैक्रिफाइस देयर लाइफ, जो अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं अपने देश के लिए, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखा कि नाइदर आर द थ्री ब्रदर्स, नाइदर आर द थ्री ब्रदर्स हैव डन देयर वर्क। तो उसमें एक रूल हमने जब लिख करके बताया था, वहां बताया था कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये दिए गए तो इनके पश्चात अगर इसके तुरंत बाद कोई वर्ब होगी तो वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। किंतु अगर ये दिए हो और इनके तुरंत पश्चात आप दिया हो तो इसके पश्चात जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगल होगा। ये नाउन अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पश्चात आप दिया हो तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो प्लूरल होगा, किंतु उसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। देखिए यही मिस्टेक है, यहाँ पे हैव दिया है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि नाइदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स, neither of the three brothers have के बजाय हैज हो जाएगा, डन दियर वर्क, डन दियर, और यहाँ दियर के बजाय होगा हिज, हिज वर्क। तो neither of the three brothers has done his work। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और आप वहां जाकर के देखेंगे रूल में तो समझ में आ जाएगा। नाइदर के बाद जो है इनके बाद जो अगर वर्ब आएगी, डायरेक्ट वर्ब आती है इसके तुरंत पश्चात तो सिंगुलर होती है, किंतु इसके पश्चात अगर आप आया है तो इसके पश्चात आने वाला, इस आप के पश्चात आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो प्लूरल नंबर में होगा। देखिए ब्रदर प्लूरल नंबर में है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला नंबर है और वो है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दे एंजॉय, देखिए ये जिससे संबंधित अभी कल हम जो पिछली वीडियो भी इसके जस्ट पीछे वीडियो पड़ी है उसमें इसको मैंने जिक्र किया है, एंजॉय लिख करके ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडे। मैंने कुछ वर्ड्स लिखाए थे जहां आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखाया था, वहां पे कुछ वर्ग लिखाया था कि इन वर्ग के पश्चात जो है शेल, जो SELF या सेल्फ वाले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और अगर कब दिया जाता है जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो एंजॉय का मैंने वहां पे लिख के बताया था कि एंजॉय के पश्चात क्या हो, या तो ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट ना होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ्स के रूप में आता है। तो यहाँ पर वही मिस्टेक किया गया है। देखिए दे एंजॉयड, वे आनंद ले रहे थे ड्यूरिंग द हॉलीडे,
हॉलीडे के दौरान, गर्मी की छुट्टी के दौरान। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ड्यूरिंग जो है ये क्या है, एडवर्ब है। इसको चाहिए क्या, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा दे एंजॉय, दे एंजॉयड, दे के अनुसार लगेगा देमसेल्फ, देमसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडे। और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है। जैसे आई है तो माई सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, और यू है तो योर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। इनका प्रयोग होगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर में लिखा है द बॉय whom you spoke, the boy whom you spoke to in the market is my brother। वो लड़का whom जिससे you spoke to आप बात कर रहे थे, इन द मार्केट कहा, मार्केट में, इज माई ब्रदर वो मेरा भाई है। तो ये इस क्वेश्चन में मित्रों कहीं मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप में ही सही है। तो ये जैसे है वैसे आइडेंटिटी रहेगा, उसको आपको ऐसे ही लेने हैं। अगला 9th नंबर का, द टू फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अभी कल मैंने जिक्र किया था जब रूल बताए थे, तो उसमें एक बताया था आपको वन अनदर एंड ईच अदर का। तो वन एंड अदर जो होता है, वन एंड अदर का प्रयोग कहाँ होता है, जहां दो से अधिक की बात हो, इससे दो से अधिक की बात हो। और यहाँ बात कितने की हो रही है, सिर्फ दो की, तो यही गलत है। यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर के बजाय होगा द टू फ्रेंड्स, द टू फ्रेंड्स, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। सॉरी, क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। ये दोनों ही ईच अदर और वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसी की इस एक्सरसाइज के साथ ही साथ मित्रों ये प्रोनाउन का भी एंडिंग है और प्रोनाउन हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। ये लास्ट नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन को जैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं, हम ना केवल इस एक्सरसाइज का अंत कर लेंगे, वरन हम पूरे प्रोनाउन में जो जितने थे एक्सरसाइज बुक में उन सबको, उनके साथ ही साथ हमने एक्स्ट्रा भी कहीं से थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट लगा कि हमें एक्सरसाइज में हेल्प कर सकते हैं, वो उसको भी हमने पढ़ने का, समझने का प्रयास किया। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट और 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि हु इज योर फादर, कामा दिस जेंटलमैन आर दैट। हु इज योर फादर, तुम्हारा पिता कौन है, कामा लगा दिस जेंटलमैन आर दैट। तो इसको ये क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, वो मिस्टेक को हम सही करते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, दिस जेंटलमैन आर दैट वन। और यहाँ क्वेश्चन मार्क वन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है कि हु इज योर फादर, तुम्हारा पिता कौन है, दिस जेंटलमैन आर दैट, अथवा वन है। तो हमने वहां पे एक नियम पढ़े थे, हम वन या वंश का प्रयोग, वन ऐसे, वन या वंश, इनका प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं, हम वाक्य को सुंदर बनाने के लिए करते हैं हम। तो यहाँ हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम्हारा पिता कौन है, दिस जेंटलमैन, यह जेंटलमैन, अथवा वह जेंटलमैन।
तो यहाँ पे 1 लगा देंगे तो हम उस जेंटलमैन, जैसे दिस जेंटलमैन है और यहाँ दैट लिखा है, दैट के बाद हम 1 लगा देंगे तो यही जेंटलमैन का जिक्र करने लगेगा वो, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सेंस देने लगेगा। इस तरह से हमने 10 नंबर के क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज नंबर 9 था प्रोनाउन का लास्ट, और उसका क्वेश्चन 10 नंबर जो लास्ट था, इस तरह से हमने पूरी तरह से एक्सरसाइज को एक एक करके समझा और उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया, समझने का पूरा प्रयास किया। अब इसके पश्चात ये जो है प्रोनाउन समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगली क्लास लेंगे उसमें हम अब पढ़ेंगे थ्रू एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो अब इसके पश्चात हम एडजेक्टिव वाला चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसा प्रॉमिस किए थे कल कि मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा, उससे पहले आप सॉल्व करके बैठे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे मैच करेंगे। जो इसको मैच किए होंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज सॉल्व किया था। और ज्यादातर मेरे सही थे या किसी के गलत रहे हों तो वो अपनी गलती को बताए उसमें कमेंट बॉक्स में कि हाँ मेरे कहाँ मिस्टेक रह गए हैं। और नहीं बताना चाहता है तो वो अपनी गलती को से बचने के लिए, अपनी गलती अधिक मात्रा में ना हो उससे बचने के लिए रूल्स को अवश्य पढ़े। रूल को पढ़ने के पश्चात तभी एक्सरसाइज सॉल्व करें, वो मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगली क्लास में हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रोनाउन से संबंधित जितने भी अभी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसमें कहीं भी किसी को कोई समस्या हो तो उस समस्या को उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।